हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में, उसके जीवन के बारे में और उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। सारी चीज़ को आज के वीडियो में हम लोग पूरा कवर अप करने वाले हैं, तो बने रह गया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले स्टार्टिंग से। देखिए, बाबर को सबसे पहले भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट माना जाता है। जितने भी मुगल हुए, जैसे आप जानते हैं, बाबर, उसके बाद आया हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब। तो यानी जितने भी मुगल रहे, उन मुगलों में सबसे पहला मुगल शाह बाबर था। ठीक है, बाबर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत 12 क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए कि बाबर ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। भारत में 1526 में आए थे। ठीक है, 1526 में आए थे और उसके बाद उसने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था। भारत के दिल्ली में शासन किया था। ठीक है, यहाँ पर आके उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयों को जीता, तभी तो वो 200 साल तक लगभग यहाँ पे शासन कर पाया। ठीक है, मुगलों ने सफलतापूर्वक सैन्य युद्ध का निर्माण किया, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों से लड़ने और अपने साम्राज्य का सफलतापूर्वक विस्तार करने में मदद मिली। बाबर पहला पहला जो शासक था जिसने गोला बारूद का प्रयोग करके अपने दुश्मनों को हराया था। ठीक है, तो उसके शासक के रूप में बाबर ने क्या क्या किया था वो देखते हैं। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी यानी कि 1526 में बाबर भारत में अपना साम्राज्य स्टार्ट किया था। ठीक है, और बाबर को जो है ना तैमूर का परपोता था। बाबर क्या था? तैमूर का परपोता। आप लोगों ने नाम सुना होगा तैमूर का नाम, जिसका ओरिजिनल नाम तेमुजिन था। ठीक है, उसका परपोता था बाबर। ठीक है, बाबर ने समरकंद से निकलकर 1504 में काबुल में अपना शासन स्थापित किया। ये काबुल जान रहे, पहले तो वो 1504 में काबुल में आया। यानी काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो काबुल में अपना शासन स्थापित किया, वहाँ पर राज किया। फिर उसका नज़र कहाँ पे तरफ? भारत की तरफ पड़ा। ठीक है, तो भारत की ओर आने लगा वो। उसका बाबर अपने सेना का सैन्य कमांडर था। जितना भी सैनिक थे उसका तो कमांडर था वो। फिर उसने 1526 में सफलतापूर्वक भारत में प्रवेश किया। पहले तो 1504 में वो काबुल पहुंचे, अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान से तो भारत सटा हुआ ही है। तो यहाँ पर शासन करने के बाद वो भारत में घुसा कब? 1526 में। ठीक है, बाबर ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई शासकों के साथ युद्ध किया और उन्हें सफलतापूर्वक हराया। ऐसा नहीं कि ऐसे ही घुस गया। ठीक है, उसने कई राजाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उसे हराना पड़ा, तब जाके वो भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया था। ठीक है, बाबर के पास सभी तोप गाड़ियाँ, चलने योग्य तोपखाने और बेहतरीन घुड़सवार सेना की रणनीति के साथ पुरुषों की एक विशाल सेना थी। मेन वजह यह क्या था कि बाबर कम सैनिकों के साथ भी लड़ाई लड़ते रहता था। तो कम सैनिकों के पास से साथ लड़ाई लड़कर जीत भी हासिल कर लेता था। तो इसका मेन वजह क्या है? उसके पास तोप खाना था, तोप गाड़ियाँ थी, चलने योग्य तोप खाना था। यानी कि तोप की गाड़ियाँ तो चल सकता, एक जगह से दूसरी जगह वो गाड़ी के साथ तोप को लेके जाया जाता था और लड़ाइयों में उसका प्रयोग करता था। ठीक है, बाबर ने राजपूत के राणा सांगा को हराया और फिर सेना में शामिल होकर अफगानिस्तान की ओर कूच किया। ठीक है, सबसे पहले भारत में उसने राणा सांगा को हराया, फिर अफगानिस्तान की ओर गया। लेकिन 1530 में बंगाल के सुल्तान की मृत्यु हो गई और बाबर को अपने सैन्य लाभ को मजबूत करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद है पानीपत के युद्ध में बाबर की भूमिका। आप लोगों ने जरूर सुना है कि 1526 में बाबर का लड़ाई होता है। बाबर का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ प्रथम युद्ध हुआ था। तो वर्ष 1526 में दिल्ली से कुछ मील दूर एक जगह पर पानीपत का युद्ध हुआ था। मुगल बादशाह के पास सिर्फ 12,000 सेना थी, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ बाबर के पास सिर्फ 12,000 सेना है, तो वही इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारी सैनिक और लाखों सेना थे। आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहाँ 12,000 सेना और कहाँ दूसरी तरफ लाखों सेना। लेकिन फिर भी ये 12,000 सेना लाखों सेना पर भारी पड़ गया। यानी कि इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत होती है। उसने लाखों सेना को हराकर इस युद्ध में
जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने का मेन वजह क्या था, मैंने पहले ही बताया कि बाबर एक से एक अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया, गोला बारूद का प्रयोग किया, एक से एक तीर धनुष तीरंदाजी का उपयोग किया, जिस वजह से इस युद्ध में जीत हासिल हुई। ठीक है। तो हालांकि उस समय मुगल सुल्तान के पास ज़्यादा आधुनिक हथियार थे जो अफगानों के खिलाफ काफ़ी कारगर हुई। वही मैंने बताया कि जो मुगल सुल्तान थे उसके पास एक से एक अच्छे हथियार थे और इसी वजह से अफगानों के खिलाफ काफ़ी कारगर थे। अफगान यानी कि इब्राहिम लोदी को कहा जा रहा है। ठीक है। देश के दूसरे सरदारों की तरह इब्राहिम लोदी भी अग्नि शास्त्र से अनभिज्ञ थे। यानी अग्नि शास्त्र जो है आग से चलने वाले अस्त्र को इब्राहिम लोदी चलाना नहीं जानता था और इसी से इब्राहिम लोदी की इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है। पानीपत की लड़ाई में दर्जनों दूसरे भारतीय सरदारों के साथ मारे गए। ठीक है। और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। इस लड़ाई में क्या होता है, पानीपत की पहला लड़ाई में अग्नि शास्त्र के साथ लड़ाई कर रहा था इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी का उसी युद्ध में मौत हो जाता है। तो इस तरह से पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने जीत लिया था और यह जीत काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस जीत के बाद भारत में उसका कब्जा करना आसान हो गया था। ठीक है। तो बाबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो भारत में उसने कार्य किए थे, क्योंकि लगभग 200 वर्षों तक भारत में रहे, तो ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ आप खाली लड़ाइयाँ लड़े और अपने फ़ायदे के लिए किए। कुछ काम यहाँ पर भारत के लोगों के लिए भी किए थे और कुछ सुधार भी किए थे। तो देखिए, सुल्तान को वास्तुकला, प्रशासन और सभ्यता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। वास्तुकला क्या होता है? वास्तुकला होता है अलग अलग डिजाइनदार घर, गुफा, यानी कि डिजाइन, समझिए एक तरीका से डिजाइन, रंग बिरंगा डिजाइन, वो चीज़ होता है। प्रशासन तो समझ में आ रहा है, शासन प्रशासन, और सभ्यता के बारे में उसे अच्छा नॉलेज था। फिर बाबर ने क्या हुआ कि पश्चिमी काबुल के उच्च बिंदु पर एक मुगल शैली का उद्यान बनाया था। यानी कि काबुल में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया था जो मुगल शैली का पार्क था। ठीक है। और जिसे भारत का सबसे खूबसूरत परिदृश्यों में से एक माना गया। ठीक है। वो हमेशा अपने दरबार में लेखकों डबल हो गया, लेखकों, कवियों और साहित्यकारों का स्वागत करता था। यानी कि अपने दरबार में वो सभी लोगों को महत्व देता था और खास करके लेखकों, कवियों और साहित्यकार। इसके अलावा चित्रकार भी उसके दरबार में रहते थे। यानी कि हर तरह के कलाकारों को अपने दरबार में वह संरक्षण देते थे और ये संरक्षण ही उसके महत्वपूर्ण कार्यों में से था। ठीक है। तो यहाँ आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नए